नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये सेट नंबर 14 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए में है कोयला, बी में है नवीकरणीय ईंधन, सी में है पेट्रोलियम, डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो नवीनीकरण, जिसका पुनः नवीनीकरण किया जा सके, या जो खत्म नहीं होता है, जो सीमित नहीं होता है, असीमित है। तो जैसे में क्या क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका, सौर, पवन, ये सब हो जाता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। जबकि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या नवकीय ईंधन है, ये सब क्या होता है, ये सब अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय क्योंकि इसकी मात्रा जो है एक सीमित है, ये कोयला का, पेट्रोलियम का। तो इसलिए पूछ रहा था कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, नवकीय ईंधन भी अनवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। ए में है कि दुर्ग व बस्तर जिलों में, बी में है गोवा व नोमुंडी जिले में, सी में है मयूरभंज व केदुझर जिलों में, डी में है एक से अधिक। तो बादाम पहाड़ कहाँ है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज एवं केदुझर जिले में पड़ता है, और इसका पहाड़ का रंग ही बादामी कलर का होता है, इसीलिए बादाम पहाड़ कहा जाता है इसे। यानी हमारा सी राइट आंसर है। 3 नंबर में स्थानांतरित कृषि दिए हुए हैं और संबंधित राज्य पूछ रहा है। दीपा छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर, झूम असम, बेबर बिहार। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें पहले आंसर मिला लीजिए। जैसे 3 का आपका खुद का आंसर दीजिए, जैसे एक अगर है तो ए, और उसके बाद सही गलत करके बनाइए, तभी फायदा ज़्यादा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे दीपा कहाँ है, तो दीपा छत्तीसगढ़, तो ये हमारा राइट आंसर है। पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, पामलू मणिपुर, ये भी सही है। झूम असम, ये भी सही है। जबकि बेबर बिहार में ना हो के कहाँ है, बेबर MP में पड़ता है। MP में झूम किसी को, स्थानांतरित कृषि को बेवर कहा जाता है, इसलिए डी सुमेलित नहीं है। 4 कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या में अगर देखा जाए तो टोटल का 20% यूपी में है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो। ओवरऑल SC की जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये 16% जनसंख्या बात करती है भारत में, SC की जनसंख्या टोटल जनसंख्या का। 5 नंबर कह रहा है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए में है गुइंडी तमिलनाडु, बी में है भगवान महावीर बिहार, सी में है बलपक्रम मेघालय, डी में है एक से अधिक। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो गुइंडी तमिलनाडु ये सही है। भगवान महावीर बिहार में ना हो कि कहाँ है, गोवा में है, ये पिछले सेट में भी आया था। और बलपक्रम मेघालय में, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पतला करना है, यानी कि हमारा बी राइट आंसर है कि सुमेलित नहीं है। 6 नंबर कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। ये सब जितना भी है उसमें से सबसे नॉर्थ में कौन सा है। ए में है नंदा देवी, बी में है कोल डेजर्ट, सी में है मानस, डी में है सिमलीपाल। तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, और कोल डेजर्ट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, मानस असम, और सिमलीपाल उड़ीसा में। तो अगर ऐसे भी देखा जाए कि पूछ रहा कि सबसे नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, तो सबसे नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है, वहीं का कोल्ड डेजर्ट जो है वो सबसे नॉर्थ में जैव मंडल है। 7 नंबर कह रहा है कि कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है। 2 कह रहा है कि यह मिट्टी जलयोजित रहती है तो पीली हो जाती है। यह कंकड़ और चूना पत्थर से भरपूर होती है। और 4 कह रहा है कि यह दोमट मिट्टी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला तो है कि यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है, तो ये तो सही है। 2 कह रहा है कि यह मिट्टी जलयोजित रहती है तो पीली हो जाती है, नहीं पीली नहीं, ये कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। यहाँ पे काली होगा, ये काली मिट्टी है। इसे और कौन सा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर। तीसरा में है कि यह कंकड़ और चूना पत्थर से भरपूर होता है, तो कंकड़ और चूना पत्थर से भरपूर नहीं होके क्या चीज़ से भरपूर रहता है, इसका बताते हैं आपको कि इसमें हो जाता है आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, ना कि कंकड़ और चूना पत्थर। तो ये गलत हो जाएगा। 4 में है कि यह दोमट मिट्टी होती है, तो दोमट मिट्टी नहीं होती है। तो पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है, 2 तो गलत ही हैं, 3 4 सारा गलत है, सिर्फ एक सही है। 8 नंबर पे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित का उचित मिलान करें। तो एक में कह रहा है कि टिहरी बांध उत्तराखंड, बी में है सरदार सरोवर बांध
3 में है तुंगभद्रा बांध, 4 में हीराकुंड बांध। तो टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नदी का नाम भी पूछ सकता है, किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है, भागीरथी। 2 में है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में है, इस किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, इसका नाम भी तुंगभद्रा नदी ही है, तुंगभद्रा। और 4 में कह रहा है हीराकुंड बांध, तो ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में ही है, तो ये हो जाएगा। ये किस नदी पे है? तो महानदी पे है। और हीराकुंड बांध जो है विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी सामने सामने सही था, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि कॉलम X और कॉलम Y का मिलान करें। तो इसमें एक तरफ नदी दिए हुए है, दूसरे तरफ उसका उद्गम स्थल है। तो इसमें पहला में है कि कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? गोदावरी का, ब्रह्मपुत्रा का, नर्मदा का। तो नर्मदा का कहाँ से हुआ? तो इसका आप याद रखिएगा, अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है, उसका ट्रिक है सोनम। तो सोन हो गया, नर्मदा हो गया, महानदी। अगर जैसे अगर यहाँ पे अमरकंटक है एमपी में, तो सोन नदी इधर बिहार में आकर मिल जाती है गंगा नदी से, नर्मदा इधर चल जाती है और महानदी इधर की ओर चल जाती है। तीनों नदी 3 तरफ चली जाती है। तो ये तो है कि अमरकंटक से नर्मदा निकलेगी, तो 4 का ए हो जाएगा। दूसरे तरफ है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का उत्पत्ति ये कहाँ से आती है? तो सांगपो नदी। तो ये हो जाएगा आपका बी, सांगपो। यहाँ से इसका ये सांगपो हो गया आपका बी, और ए किस में है? 3, ये ऐसे भी देख सकते हैं, 3 का बी, 4 का ए, उसके बाद 2 का सी। तो 2 का सी किस में है? तो आपका हो जाएगा नासिक। गोदावरी का गोदावरी का उत्पत्ति हुआ है नासिक से, और कृष्णा का हुआ है महाबलेश्वर से। तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। बहुत कन्फ्यूजन कर दिया है इसमें, ट्रिक एक दो डायरेक्ट ना दे करके इधर उधर कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 कह रहा है कि औसत समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ए में है 100 मीटर, बी में है 30 मीटर, सी में है 150 मीटर, डी में है 300 मीटर। तो इसका हो जाएगा कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगा, जबकि बुक में 300 मीटर दिया है, ये गलत है। इसका EPYQ में पूछा था, इसका 30 मीटर ऊंचाई दिया है BPSC। 11 नंबर पे चलते हैं। 11 में कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। 3 कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना एक अगर्त में हुई। 4 कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला तो है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये सही है। इसका जो गौरव खासी जयंतिया यहाँ से जो आती है, तो इसी का भाग माना जाता है। 2 में है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, तो ये भी सही है। 3 कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। 4 कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। यहाँ पे चीनी अगर नहीं रहता, ये दोनों रहता तो सही हो जाता। इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है, यूरोपीय भी नहीं होगा। तो ये तो 4 तो गलत हो जाएगा। भारतीय प्लेट हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? तो एक तरफ इधर यूरेशिया रहता है यूरेशियन प्लेट, तो इधर हिंद प्रशांत वाला जो रहता है इंडो पैसिफिक, या भारतीय प्लेट जिसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट होना चाहिए, न कि चीन और यूरोपीय। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 2 और 3। 12 कह रहा है कि पंचायत में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा उक्ति गलत है? ए में कह रहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण स्थान आरक्षित है, तो ये तो सही है। बी कह रहा है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में SC और ST की जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, तो जनसंख्या के अनुपात में SC और ST का और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, तो ये दोनों भी ये भी सही है। सी में कह रहा है कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। डी में कह रहा है कि अनारक्षित स्थान पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो ये गलत है, महिलाएं अनारक्षित पर भी लड़ सकती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? DMK के 16 सांसद निलंबित हुए, TMC के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। डी में कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। 14 में एक तरफ सूचीबद्ध ये हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। वित्त मंत्रालय नवीन कर प्रस्ताव, राज्य सरकारों के लेखा और रेखांकन का आकेक्षण और डायरेक्ट टैक्स, तो इसका मिलान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे आसान है कि डायरेक्ट टैक्स जो है आयकर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो डी का 4 हो जाएगा। अब इसमें मिला के देखिए तो डी का 4 ये दोनों में है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब है कि वित्त मंत्रालय, तो बजट की तैयारी कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करेगा, तो इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद है नवीन कर प्रस्ताव, तो ये कौन देता है? तो वित्त विधेयक में आता है।
और एक बच गया आपका 3 की राज्य सरकारों के लेखों का लेखांकन व अंकेक्षण, तो ये भारत का सीएजी करता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो हो गया आपका 2, 1, 3, 4, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 15 नंबर कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में किस में है, तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 20 में जिक्र है, 20 में हो जाएगा आर्टिकल 20, 21, 22, और गिरफ्तारी से संरक्षण है 22 में। तो इसमें कह रहा है कि अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये तो सही है कि एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, न कि दोबारा। बी में है कि संविधान में अपराधों से अधिक दंड की सुरक्षा दी गई है, अपराध से अधिक दंड की सुरक्षा दी गई, ये भी सही लग रहा है। तीसरा पढ़ते हैं, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो ये भी सही है कि कर्मचारियों के विरुद्ध दो तरह का कार्रवाई किया जाता है, एक तो न्यायिक और एक तरफ से विभाग की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर कि एक से अधिक, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 60 नंबर कह रहा है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए में है कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, तो ये तो सही है। बी कह रहा है कि पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, तो ये भी सही है। जैसे इसमें टोटल कितने सूचियाँ हैं, तो 3 हो जाता है, एक हो जाता है आपका संघ सूची, दूसरा हो जाता है राज्य सूची और तीसरा हो जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती। तो संघ पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, वहीं राज्य के लिए राज्य सरकार को, और इस पे दोनों मिलकर बनाते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन रहता है, तो केंद्र सरकार ही। इसका वर्णन किस में है, तो 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची। तो अब पूछ रहा है कि तो इसमें तीनों सही था, पूछ रहा था गलत, इसका क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है। ए में कह रहा है कि मानव चेहरे का विनाश, बी में है सद्गुणों की परिचारिका, सी में है भौतिकवाद, डी में है एक से अधिक। तो मानव संपत्ति का नुकसान कब होगा, मानव चेहरे का विनाश, तो ये तो संपत्ति का नुकसान है। सद्गुणों की परिचारिका, तो ये संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये मेंटली रूप से है। सी में भौतिकवाद, तो ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई। ए में है वयस्क साक्षरता, बी में है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सी में है माध्यमिक शिक्षा, डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका मेन उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना लाने का क्या था, तो इसका था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मध्याह्न खाना के चलते बार बार आते थे और घर पे और फिर जाते नहीं थे लंच के बाद, तो इसके बाद क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया। 19 कह रहा है कि इनमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ए में है कि नीति आयोग के सचिव, बी में है योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, सी में है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डी में है नन ऑफ द एबव या एक से अधिक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैसे 19 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में सामान्यतः पहला में इसमें हो जाएगा भारत के पीएम अध्यक्ष के रूप में, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा सभी राज्यों के सीएम तथा यूटी के प्रशासक या जहां मुख्यमंत्री हैं वो सीएम होंगे वहां के, और साथ ही योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया है, तो इसके जितने भी सदस्य हैं सब लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था, हिस्सा नहीं है, तो नीति आयोग के सचिव भी शामिल होंगे, इसके सारे सदस्य शामिल होंगे, तो ये भी होंगे ये भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, हिस्सा नहीं है, तो यानी डी हो जाएगा। 20 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है। ए में है अरविंद घोष, बी में है ए.ओ. ह्यूम, सी में है जी.के. तिलक, डी में है बी.जी. तिलक। एक सेकेंड, ए में है अरविंद घोष, बी में है ए.ओ. ह्यूम, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक कौन थे, तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। 21 कह रहा है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या उपयुक्त सभी। तो इससे संबंधित सभी थे, लाला हरदयाल भी थे, भूपेन्द्र दत्त भी थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी थे, यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। 22 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषण किया। ए में है आपका कलकत्ता, बी में है पटना, सी में है सिंगापुर, डी में है एक से अधिक। तो दिल्ली चलो का उद्घोषणा किए थे सिंगापुर से 1943 में। 23 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन को विकसित
कैबिनेट मिशन को किस लिए थोड़ा सा गलत दे दिया कि कैबिनेट मिशन को किस लिए द्वारा भारत भेजा गया, किसके द्वारा, यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या था भारत भेजने का। तो पहला में कह रहा है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, बी में है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, सी कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए, डी में है एक से अधिक। तो कैबिनेट मिशन भेजने का मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और यह सफल रहा था। खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, बी में है कि कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद, सी में है बारदोली सत्याग्रह गुजरात, डी में है एक से अधिक। तो इसका मेन था बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। 25 नंबर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 मिलान करना, आंदोलन के नाम और संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो नील के पौधे बालों का आंदोलन, तो ये कहाँ हुआ था, ये चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। तो एक का 2 हो जाएगा। बी में है खेतिहर सत्याग्रह, तो ये हो जाएगा आपका, इससे भी देख सकते हैं एक का 2 किस में है, तो इससे जाके मिला के देखिए खेतिहर, बी का 3। तो खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा से संबंधित था, तो ये 3 हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो ये भी 18 में हुआ था, खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा यही आ गया। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो ये अहमदाबाद, ये भी 18 में हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि अहमदाबाद और खेड़ा में पहले कौन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, पहले आ आता है फिर का खा आता है। तो पहले अहमदाबाद होता है फिर खेड़ा आता है, तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। इसमें चंपारण में हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा, बी में हो जाएगा आपका ये इसमें खेड़ा अहमदाबाद में प्रथम भूख हड़ताल, और खेड़ा था जो कि खेतिहर सत्याग्रह से संबंधित था। यहाँ पे क्या हुआ था कि लगान उपज कम हुआ था फिर भी लगान बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। ये तो कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह था, प्लेग फैलने के कारण बोनस में वृद्धि किया था, बाद में घटोतरी कर रहा था, बाद में 35% पे जाकर गांधी जी मनवाते हैं। तो ये हो गया आपका, यानी कि इसका हो गया आपका 1। और असहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए आंदोलन चौरा चौरी कब हुआ था, 1922 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो इसका हो गया आपका 4, 2, 3, 1, 4, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। 26 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या नन ऑफ द एबव। तो ये लाला लाजपत राय का कहना था कि सुरक्षा सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत यही दिए थे लाला लाजपत राय, भी PYQ है। 27 कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये एस.एन. सेन का कथन था। 28 में स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान पूछ रहा है, तो ये में है सत्यशोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फुल्ले का था। राधा स्वामी सत्संग, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया शिव दयाल, तो इसका 2 होगा। प्रार्थना समाज तो आत्मारंग पांडुरंग, और यंग बंगाल तो हेनरी बिबियन डेरिजियो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो इसका आपका सी राइट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले का था, 1873 में आया था। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल से संबंधित है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, यंग बंगाल हेनरी बेबियन डिरिजियो। 29 कह रहा है कि कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, ए में है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, थी तो सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश, तो ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, तो ये भी सही है। इसमें एक और सहयोग किए थे, एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया किनका था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का था, 1904 में लाए थे। एनी बेसेंट का क्या क्या है, तो न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसका है, तो महात्मा गांधी, इस बार पूछा था 71वीं BPSC में, यंग इंडिया महात्मा गांधी, जबकि न्यू इंडिया आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। इनका एक और था न्यू इंडिया और एक द हिंदू था, द हिंदू, यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 कह रहा है कि होम चार्जेज क्या है, तो एक में कह रहा है कि भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, तो ये भी होम चार्जेज में आता था। बी में कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों को का व्यक्तिगत संपत्ति या प्रेषण, ये भी आता है, होम चार्जेज में आता था। और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, तो ये भी आता था। पूछ रहा है कि होम चार्जेज क्या है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, ए में है श्रीरंगपट्टनम, बी में है गुलबर्गा, सी में है हम्पी, डी में है हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को माना जाता था। 32 कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो किसने नहीं किया था, तो हैदराबाद का निजाम नहीं किया था।
33 कह रहा है कि आप लोग रोक के कर लीजिए, क्योंकि सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के अपना सारा पढ़ के उसके बाद आंसर देख लीजिए। 33 का हो जाएगा, क्या कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टवर्नियर या विलियम फिंच? तो किसका कथन था? ये विलियम फिंच का कथन था। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 35 कि नाइब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? ए में है किसूल खां, बी में है इमादुद्दीन रेहान और सी में है हैबत खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इमादुद्दीन रेहान। 36 कह रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान से बारे में कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं 37। इसमें कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो धर्मशास्त्रों में था 1/6। 38 कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो ये हो जाएगा, इसका पुस्तक का नाम था CU की। 39 कह रहा है कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? मौर्य वंश, सुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश? तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें राइट आंसर सी दिया है, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, ये दूसरा नंबर पे आता था। इसमें बुक में सी दिया है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो गुप्त वंश में श्री गुप्त खासकर किया था सबसे ज़्यादा। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 40 कह रहा है कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? 2, 3, 4 या 1 से अधिक? तो इसमें 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार का। 41 कह रहा है कि अभिलेख या जिससे यह होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख था उससे ये प्रतीत होता है, यानी अब पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। इसके बाद था अजातशत्रु, उसके बाद उदयन वगैरह आ जाता है। बृहद्रथ ने किस वंश का स्थापना किया था? तो मगध का। 43 कह रहा है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो इसे हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत। यहाँ पे रुद्रक होगा, रुद्रक। 44 कह रहा है कि उत्तरी वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद या 1 से अधिक? तो उपनिषद में शामिल है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो अगर पूछेगा तो हो जाएगा RD बनर्जी 1922 में, और अगर हड़प्पा पूछेगा तो 1921 में DR साहनी। देखिएगा इसका ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1921 में पहले D आएगा फिर R, यानी दयाराम साहनी ये हड़प्पा का, और अखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का करते हैं। कब? 1922 में। 47 है कि निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है? तो चलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण। सब PYQ है। 48 है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि? 1 में है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। 2 में कह रहा है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। 3 में कह रहा है कि बिहार को कुल कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। 4 में है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 2 और 4। ए में तो कह रहा है कि निर्धनता का मेन रीजन है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, ये सही था। और 4 में कह रहा है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यानी कि 2 और 4 हमारा राइट आंसर है। 49 कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो यह है पटना में। 50 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है कि बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, तो ये तो सही है। बी में है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है, तो 30% नहर तो सही है, लेकिन 39% नलकूप ना होकर के कितना है? तो 63% नलकूप से होता है।
तो ये गलत हो जाएगा, तो सही नहीं था, तो बी होगा। सी में कह रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिलों में मिलता है, तो ये सही है। इसमें भी अगर कोई एक पूछे तो रोहतास होगा आंसर। डी में कि नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर बी था। 51 कह रहा है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगर जैसे कि ये बिहार का मैप है तो सबसे पूरब में कौन आएगा, तो सबसे पूरब में आ जाता है आपका कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो सबसे पूरब में आपका आ जाता है कटिहार। ये भी पूछ सकता है कि सबसे नॉर्थ में क्या आ जाता है, नॉर्थ में आ जाएगा पश्चिम चंपारण। सबसे साउथ में आ जाता है आपका गया, और इधर ईस्ट में हो गया ये कटिहार, और सबसे वेस्ट में इधर आ जाएगा कैमूर। सबसे पूर्वी भाग पूछा था तो इसका कटिहार हो जाएगा। 53 पे चलते हैं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लगे कि डॉट है तो उसको बता दीजिएगा, अगर किसी को लगे कि नहीं यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। 53 कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए, तो 53 का राइट आंसर है आपका डी कि एक से अधिक, यानी कि स्टार्टअप को उनकी व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। बी में है कि विश्वविद्यालय और स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सी कह रहा है कि नए इक्वेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों समान बुनियादी ढांचों के स्थान सह कार्यशीलता स्थानों के विस्तार का समर्थन करना, यानी कि एक से अधिक हमारा राइट आंसर है। 54 कह रहा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम किससे संबंधित था, इसका हो जाएगा आपका 54 का डी किया उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए था। सब EVPYQ है। 55 में कि चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, तो 55 का हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। 56 है कि कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण या स्थैतिक घर्षण, तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा आपका रोलिंग घर्षण, यानी कि बी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 है कि सही विकल्प का चयन करें, तो एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होगा, वस्तु का द्रव्यमान अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। सी में कि वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जब सब जगह है तो ये क्या होता है, ये अपरिवर्तित रहता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 57 का डी। जबकि अगर यहाँ पे रहता ना द्रव्यमान की जगह पे अगर घनत्व रहता, सॉरी mg, W बराबर mg मास इंटू ये भार अगर रहता तो फिर सारा बदल जाता, अगर भार रहेगा तो फिर ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता, ये अलग अलग हो जाता, द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाता, क्योंकि जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, तो इस कारण जो वेट रहता है भार तो वो बदलता है, लेकिन द्रव्यमान तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी है। 58 है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं 15 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज या एक से अधिक, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं, ये 25 किलोहर्ट्ज इसका राइट आंसर है। 59 है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है धारा की दिशा में रेडियल रूप से बाहर की ओर, रेडियल रूप से अंदर की ओर, नन ऑफ द एबव, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। फिर 60 में कह रहा है कि संधारित्र का प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध क्या है, तो यह आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 61 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर बिलियन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे H आयन बढ़ता है अम्लीयता बढ़ती है, और अम्लीयता बढ़ेगी तो इसका क्या था ये कि 7 है उदासीन, तो इधर अम्लीयता जैसे जैसे 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, तो पूछ रहा था अम्लीयता जैसे ही बढ़ेगी यानी कि pH का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर यहाँ पे रहता कि H आयन सांद्रता घटती है तो घटने से क्या होता है कि वो क्षारीयता की ओर जाएगा, तो क्या हो जाता है इसमें कि pH मान अधिक हो जाता, यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए pH मान कम होगा। 62 कह रहा है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, तो क्या इसका मेन रीजन है कि प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नाभिक धनात्मक होगा, न्यूट्रॉन जीरो रहता है, नाभिक में क्या क्या रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका निगेटिव चार्ज है, तो ये मेन रीजन है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण। 63 कह रहा है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। 63 में कह रहा है कि अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया, विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है, किस कारण अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है, ये भी PYQ है। इसका राइट आंसर ये है कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। 65 है कि 64 कह रहा है कि रासायनिक तत्वों का एक दूसरे तत्वों
से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से या संयोजकता से? तो ये लगाया जाता है संयोजकता से। बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पे वो तत्वों से योग करेगा। 65 है कि एक तरफ वस्तु तंतु है, दूसरी तरफ संघटक है। तो इसका पूछ रहा है कि ए में है नायलॉन, बी में है टेरिलिन, सी में है सूती और डी में है रेशमी। तो सबसे आसान है सूती, तो सूती का हो जाता है सेल्यूलोज, तो इसका हो जाएगा सी का 2। उसके बाद एक का है नायलॉन, तो ये हो जाता है पॉलीएमाइड नायलॉन है। टेरिलिन हो जाएगा पॉलिएस्टर, यानी 4 एक बच गया 3। रेशमी जो है वो प्रोटीन हो जाएगा। तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि वो भौतिक अभिक्रिया है। तो दूध का दही में परिवर्तन, ये तो है। काष्ठ का जलना, तो ये भी है। जल में लवण का घुलना, तो ये क्या है, भौतिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक। और लोहे का मोर्चा लगने, जंक लगना, तो ये सब रासायनिक है। रासायनिक में क्या होता है कि एक बार अगर घटना घट जाती है तो फिर से उसको रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। जबकि भौतिक अभिक्रिया होता है कि आप जल से पहले बर्फ बनाएंगे, फिर बर्फ से पानी में बदल देंगे, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। 67 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो इस पर किसका परत होता है, तो जस्ते की परत लगाई जाती है ताकि वो जंग से उसकी सुरक्षा किया जा सके। 68 है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो 68 का हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। 69 है कि मेंडल के नियम का अपवाद है, तो इसका अपवाद है आपका लिंकेज, बी। 70 में है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो ये कुटपातों के द्वारा करता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे टूट जाता है, फिर छोटा छोटा होकर इसी के द्वारा भोजन करता है और फिर बहुत छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अमीबा का भोजन, यानी कुटपातों से करता है। 71 है कि कॉकरोच किस फाइलम में आता है? ए में है एनिलिडा, बी में है मोलस्का, सी में है कार्डोनर्मेटा और ऑर्थोपोडा। तो कॉकरोच आ जाता है आपका ऑर्थोपोडा में। 72 है कि अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड है, जड़ परजीवी, तना परजीवी, उत्तक परजीवी या एक से अधिक। तो अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड किस में आता है, तो यह आ जाता है आपका एक से अधिक, इसका राइट आंसर होगा। 73 है कि मानव शरीर में होता है, तो इसमें लगभग 70% पानी होता है। 74 पे चलते हैं। इसमें कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ए में है ब्रीक, बी में है अंडाशय, सी में है थायराइड, डी में है मुख। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, जो हार्मोन का रिलीज करता है, जबकि ब्रीक बहिस्रावी ग्रंथि होता है, एक हार्मोन होता है, एंजाइम निकालता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें नलिका विहीन होता है, इसको दोनों का अंतर देख लीजिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। इस बार भी 71 VPSC में भी पूछा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो अंडाशय तो बहिस्रावी ग्रंथि है, ब्रीक भी बहिस्रावी है, मुख भी बहिस्रावी है। तो थायराइड होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। 75 है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो इससे ग्लूकोज बनता है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 76 है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो इससे क्या मिलता है, तो CO2 एवं जल मिलता है। 77 है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, WBC या RBC। तो क्या पहुंचाता है, तो इसका मेन कराता है RBC, रेड ब्लड कार्बोसस। 78 है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो इसका मेन कार्य है कि सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है। मुर्गी रोग तो ये सब भेरानी खेत भी, लेकिन कवक द्वारा जो होता है उसका नाम है कैंडिडियासिस, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 80 है कि कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है, तो इसका है अमरूद। इसमें बताया है कि अमरूद जो है वो मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है, उसमें कोई उसको नुकसान नहीं होगा। 81 में एक तरफ स्तंभ 1 है, दूसरे तरफ स्तंभ 2, इससे मिलान पूछ रहा है। तो बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। उस दूसरा में है डिक टेस्ट, तो ये किया जाता है आपका 5 नंबर, स्टारलेट फीवर के लिए। टॉर्निकेट टेस्ट ये किया जाता है आपका 2, डेंगू बुखार के लिए। RH फैक्टर, तो इसका हो जाएगा आपका 1, गठिया के लिए। और एलिसा टेस्ट तो पता ही है, एड्स के लिए। तो 3 5 2 1 4, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। 82 पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 82 कह रहा है कि पादप कली है, तो ये क्या है, तो एक भ्रूणीय टहनी है। 83 कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये क्लोरोफिल है। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है, ये पिछले टेस्ट में भी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। 85 है कि ईस्टों के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है, तो ईस्ट के क्या होता है, इसमें तो शर्करा एवं फल रस, यही सबका किण्वन किया जाता है। 86 है कि कवक को रंजित किया जाता है, सेफ्रानिन द्वारा, आयोडीन द्वारा, लैक्टोफिनॉल द्वारा या कॉटन ब्लू द्वारा, तो इस कॉटन ब्लू द्वारा किया जाता है रंजित।
87 है कि यहाँ से करेंट आ गया कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी का विजेता कौन रहा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप पर हुई हत्या के प्रयास की नाटकीय तस्वीर के रूप में सम्मानित किया गया है। जिसका नाम था डग मिल्स NYT ये था। इसका हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 पे चलते हैं। 88 में कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बिहार राज्य का। 89 में है कि हाल ही में भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, जो वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है? तो इसका यूपी राइट आंसर है। 90 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश में हुए आम चुनावों में कमला प्रसाद बिसेसर ने जीत हासिल की है और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो का है। तो इसका संबंध बिहार के बक्सर जिले से है, इसलिए थोड़ा सा BPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 91 का है कि चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्ग्रहीय मिशन तियानबेन-2 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका मेन लक्ष्य है कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016H03 से नमूने एकत्र करना और मुख्य बेल्ट धूमकेतु व्यक्ति एक पपी का पता लगाना। 92 का है कि 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था? तो इसमें देखिए दोनों बी और डी दोनों सेम दे दिया कि जर्मनी का बढ़ता चालू खाता अधिशेष और यूरो की तुलना में येन का कमजोर होना, इसमें भी वही है। तो इसका हो जाएगा बी मान सकते हैं या डी भी मान सकते हैं। 93 कह रहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन यानी UPS के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी कि NPS के तहत कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या उनके जीवन साथी अब टॉप अप पेंशन और एक मुफ्त राशि दावा कर सकते हैं। 94 है कि PM मोदी द्वारा घोषित E-ट्रक प्रोत्साहन योजना किस व्यापक विजन का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी की ग्रीन मोबिलिटी विजन का हिस्सा है। 95 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सौदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो कहाँ का है? तो ये ब्राजील का है। क्या है इसका एक बार देख सकते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सौदर्न क्रॉस। 96 है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7200 करोड़ की बुनियादी ढांचा और IT परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये कि यहाँ आपका मोतिहारी में, इसको पश्चिम चंपारण भी कहा जाता है। पश्चिम चंपारण को बेतिया, पूर्वी चंपारण को मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में किए हैं मोतिहारी। 97 है कि मई 2025 में सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान द्वारा नियुक्त किए गए नए PM कामिल अल तायब इदरीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 97 का हो जाएगा आपका सी कि एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन करना जो चुनावों और नागरिक शासन की ओर बढ़े। 98 है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो इसके लिए इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया गया है। 99 है कि बिहार के किस उत्पाद को अप्रैल 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग के लिए आवेदन को मंजूरी मिली है? तो ये गया के पत्थरकट्टी कला को मिला है। 100 नंबर कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने उद्योगपतियों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका नाम है बिहार उद्योग संवाद। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसका PDF आपको ISPCS टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ISPCS सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। अगर कहीं लगे कि इसमें सुधार की आवश्यकता थी, किसी ऑप्शन में अगर डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में।